संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल है उसके संबंध में है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट के प्रति आंसरेबल नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन कोर्ट में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ जो इम्पीचमेंट जो मोशन होती है उसको इसमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से काम होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ उस एक्शन के चलते कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक उनके खिलाफ न तो कोई क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, न ही वो कंटिन्यू किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही यानी कि इम्प्रिजनमेंट उनको हो सकती है, यानी कि उनको अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कोई भी कोर्ट देश में नहीं दे सकता है। चौथी बात जो है सिविल प्रोसीडिंग से संबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के संबंध में अगर कोई भी पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग है या इंस्टीट्यूट की जा रही है तो वो तब तक नहीं होगी जब तक कि वो अपना पद त्यागने के 2 महीने के पीरियड के पूरा हो जाने के बाद ही की जा सकती है। ये जो अनुच्छेद है शुरुआत में इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा राज प्रमुखों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था, लेकिन राज प्रमुखों की व्यवस्था रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के चलते 1956 में ख़त्म कर दी गई, क्योंकि पार्ट बी जो स्टेट्स होते थे उनमें राज प्रमुख होते थे जो जिनकी पोजीशन राज्यपाल की तरह ही होती थी। संविधान का अनुच्छेद 361 कै संविधान का यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले ये अनुच्छेद संविधान में नहीं था और आजकल जो हम अखबारों में या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में संसद की या विधानमंडलों की जो कार्यवाही देखते हैं या उससे संबंधित कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऐसे प्रोविज़न 1978 से पहले संविधान में या अपने देश के कानून में नहीं थे। इस अनुच्छेद के द्वारा जो संसद या विधानमंडलों की कार्यवाही है उसके पब्लिकेशन को एक प्रोटेक्शन दिया है। इसमें कहा गया है कि जब तक कि संसद या विधानमंडल से जुड़ी हुई कोई कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार पत्र या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में छापी जाती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई दंडात्मक सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि ये पक्का ना हो जाए कि वो रिपोर्ट जो है विद्वेषपूर्ण भावना से की गई है। तो इसमें इस अनुच्छेद के द्वारा एक तरह से मीडिया को प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर वो सही कार्यवाही के बारे में अपने न्यूज़पेपर में या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में या न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट करती है तो उनको उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो संसद के सदनों में या विधानमंडलों में जो गुप्त कार्रवाई होती है उस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर ये अनुच्छेद लागू नहीं होता है। वो इस अनुच्छेद में जो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसके एक्सेप्शन में वो क्लोज माना जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 361 है। आर्टिकल 361 कैपिटल बी जो है वो संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें यह बताया गया है कि किस व्यक्ति को जो है रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट नहीं दी जा सकती। इसमें कहा गया है कि संविधान की अनुच्छेद 10 के अनुसार कोई भी हाउस का सदस्य जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है वो जो है कोई भी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब तक हो जाएगा जब तक कि उसकी उस सदन के हिसाब से जो टर्म है
कब तक चलनी है, या जब तक कि वो नए रूप से इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता है। इस अनुच्छेद को जोड़े जाने के पीछे कारण ये था कि 10वें जो अनुसूची है, जिसके तहत जो है डिफेक्शन को रोका गया, या जो दल बदली को कंट्रोल करने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया, उसके बावजूद भी लोग क्या करते थे कि विधानसभाओं में या संसद में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लेते थे, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होते थे संसद या विधानसभा में जब जरूरत होती थी पार्टी के हिसाब से, तो वो अपने आप को बेसिकली पार्टी के विरोधी एक्टिविटी करने के चलते डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो उसके बावजूद वो क्या करते कि जो गवर्नमेंट होती वो उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट ऐसी दे देती जिससे कि उसको रिम्यूनरेटिव बेनिफिट भी मिलता और दूसरी फैसिलिटीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की मिलती। तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि दल बदलू जो रीति नीति है उसको इस लेवल तक भी बंद किया जाए, ये संविधान का अनुच्छेद 361 ख जोड़ा गया। संविधान का अनुच्छेद 362 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में संविधान से हटा दिया गया, यानी कि उसका ओमिशन कर दिया गया। 1971 से पहले भारतीय राजाओं को, जो रियासतों के राजा थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस और राइट्स मिले हुए थे। माधवराव सिंधिया का केस आपने सुना होगा। उस समय सरकार ने पहले तो संविधान संशोधन के द्वारा प्राइवेट पर्स को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन एक वोट के चलते, जबकि 2/3 मतों से लोकसभा में जो है बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में केवल एक वोट के चलते 2/3 बहुमत से पास नहीं हो सका और वो प्रस्ताव, यानी कि जो बिल जो है फेल हो गया। उसके बाद सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि प्रेसिडेंशियल पावर के तहत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करके, और राजाओं के जो प्राइवेट प्रिविलेजेस और राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए। उसके खिलाफत में माधवराव सिंधिया और दूसरी रियासतों के राजा सुप्रीम कोर्ट गए, और माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइवेट पर्स और जो प्रिविलेजेस थी वो रिस्टोर कर दी, और कह दिया कि ये सब जो प्रिविलेजेस, राइट्स और प्राइवेट पर्स था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्राप्त है, और आप केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को यूज़ करते हुए ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद 26वां संविधान संशोधन आया, और उसमें जो है उनको जो राइट्स प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको ख़त्म किया गया। संविधान का अनुच्छेद 363, ये अनुच्छेद इस बारे में है कि भारत में जो देसी रियासतें थी और उनके जो रूलर्स थे उनके बीच, और भारत के जो डोमिनियन की गवर्नमेंट थी या उससे पहले की जो ब्रिटिश इंडिया की जो के समय में जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच कोई भी सनद, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट आदि कुछ भी हुआ हो, तो उसके संबंध में कोई भी राइट्स, ऑब्लिगेशंस, इनसे संबंधित कोई भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में नहीं लाई जा सकती। वो बार्ड है ऐसा करने के लिए। इसमें केवल एक एक्सेप्शन ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो आर्टिकल 143 के तहत जब वो सुप्रीम कोर्ट से कोई राय लेते हैं जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट ये जो ट्रीटीज, कोवेनेंट, सनद या एग्रीमेंट्स जो भी रियासतों के भारत सरकार के साथ हुए थे, उनके संबंध में कोई भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में भारत में नहीं लाई जा सकती। संविधान का अनुच्छेद 364 देश के मेजर पोर्ट्स और एरोड्रोम से संबंधित है। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि भारत का राष्ट्रपति एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया या राज्यों के द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी एरोड्रोम या मेजर पोर्ट पर
अप्लाई कर सकता है और किसी एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकता है, या उसको अप्लाई ना करना चाहे तो अप्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी कानून अगर है तो वो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा राष्ट्रपति ये कह सकता है कि ये सच एंड सच डेट से ये कानून जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा और विल सीज टू एग्जिस्ट और सीज टू अप्लाई। और इसमें जो मेजर पोर्ट जो है और मेजर जो एरोड्रोम है वो कानून के द्वारा या जो नेविगेशन लॉ है, एयर जो एयर नेविगेशन के लॉ है, उनमें जहाँ कहीं भी वो दिया हुआ होगा उसके हिसाब से वो मेजर पोर्ट और एरोड्रोम समझे जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 364 मेजर पोर्ट्स और एरोड्रोम के संबंध में एक स्पेशल प्रोविज़न है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके संसद के द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून वहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा जो कानून है वो नहीं लगेगा तो ऐसा नोटिफाई किया जा सकता है, और अगर वो लगाया जाता है तो वो भी पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई किया जा सकता है, या उसमें एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी उसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके बारे में जो है प्रेसिडेंट की पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ये किया जा सकता है कि ये लॉ आज के बाद या इस डेट के बाद अप्लाई नहीं होगा, या इस एग्जिस्टिंग लॉ में सच एंड सच मॉडिफिकेशन होंगे। ये पावर मेजर पोर्ट्स और एरोड्रोम के संबंध में भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो कि इस आर्टिकल में दी गई है। और ये आर्टिकल क्योंकि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से शुरू होते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीवेयर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न एयरपोर्ट्स यानी एरोड्रोम्स जो हैं उनके लिए और मेजर पोर्ट्स के लिए। संविधान का अनुच्छेद 365 उस स्थिति के बारे में बात करता है जब यूनियन के द्वारा दी गई डायरेक्शंस राज्य कंप्लाई नहीं कर पाते। भारत के संविधान में जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार जब कभी भी भारत की यूनियन राज्यों को कोई डायरेक्शंस देता है और वो डायरेक्शंस स्टेट कंप्लाई नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ये समझ सकते हैं कि जिस राज्य में यूनियन के द्वारा दी गई डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं की जा रही है वहाँ पर भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 366 डेफिनेशंस के बारे में है। संविधान में जो शब्द यूज किए गए हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो संविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई है। वैसे अनुच्छेद 366 के अलावा भी डेफिनेशन वाले कई आर्टिकल संविधान में है, जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, मनी बिल की डेफिनेशन का एक क्लोज है स्टेट के लिए भी और सेंटर के हिसाब से भी। उसके अलावा जो 152 जहाँ पार्ट 6 शुरू होता है उसमें डेफिनेशन का आर्टिकल दिया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 366 है वो उसमें 30 डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे हम देखें इसमें है एग्रीकल्चरल इनकम, उसके अलावा इसमें है एग्रीकल्चर इनकम के अलावा एंग्लो इंडियन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो जिसका मेल जो है एक प्रोजेनेटर, जिस व्यक्ति के मेल हेयर लाइन जो है बाप की तरफ से या तो वो अंग्रेज हो या तो वो यूरोपियन डिसेंट का हो और भारत में वो डोमिसाइल्ड हो, वो एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। इस तरह से आर्टिकल का मतलब संविधान का आर्टिकल, कोई भी जो आर्टिकल है उसको माना जाएगा। इस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जब बात की जाती है, क्लोज का मतलब इस संविधान में जो किसी भी आर्टिकल में जो क्लोज है उसको क्लोज माना जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रोविंस क्या होंगे, डेट क्या है, स्टेट ड्यूटी क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ क्या है, फेडरल कोर्ट से क्या मतलब है,
फेडरल कोड यानी जो सुप्रीम कोर्ट से पहले का जो कोड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार उसको फेडरल कोड कहते थे। गुड्स का क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, गारंटी क्या है, हाई कोर्ट क्या है, एनी कोर्ट क्या है, इंडियन स्टेट क्या है। वो जो इंडियन स्टेट पहले होते थे 1956 के बाद वो ख़त्म हो गए, और उसके बाद जो रूलर्स की डेफिनेशन भी इसमें है। पार्ट मतलब पार्ट ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है, यानी कि जो आर्टिकल 352 में दी गई है। पब्लिक नोटिफिकेशन क्या है, जो गजट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आता है या ऑफिशियल गजट है। रेलवे क्या है, रेलवे डज नॉट इंक्लूड ट्रामवे इन दी म्यूनसिपल एरिया। तो इस तरह से रूलर शेड्यूल क्या है, इस संविधान में जो शेड्यूल दिए गए हैं वो शेड्यूल है। शेड्यूल कास्ट यानी कि आर्टिकल 341 के अनुसार जो नोटिफाइड जो कास्ट हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। आर्टिकल 342 के अनुसार जो नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। सिक्योरिटीज़, सर्विसेज, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A एंड 279A। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं, वो जो 342A के अनुसार जो दी गई हैं। सब क्लोज का क्या मतलब है, टैक्सेशन का मतलब क्या है, टैक्सेशन ऑन इनकम क्या है, और लास्ट में जो है इसमें है यूनियन टेरिटरी भी इसमें दी गई है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 366 है, केवल एक्सप्लेन करता है डेफिनेशंस को डिटेल में। बस यही है आर्टिकल 366। संविधान का अनुच्छेद 367 ये एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान को जनरल क्लॉज एक्ट के अनुसार ही इंटरप्रेट किया जाएगा, जब तक कि कहीं स्पेसिफिकली और कुछ ना दिया गया हो, और उसको संविधान के अनुच्छेद 372 के हिसाब से जो एडेप्टेशन जो उसमें की गई हैं उसको देखते हुए। इसके अलावा इसमें ये कहा गया है जब कभी भी पार्लियामेंट के जो लॉज हैं या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉज हैं उसमें जो एक्ट की बात की जाएगी तो उसके रेफरेंस में जो ऑर्डिनेंस होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा दिए गए, उन ऑर्डिनेंस को भी उसमें माना गया है। इसके अलावा फॉरेन स्टेट्स का मतलब वो स्टेट जो भारत नहीं है, एनी स्टेट अदर देन इंडिया। ये है संविधान का अनुच्छेद 367।